नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। आज फिर से आप सभी को अपने चैनल ओएसिस जीएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की गई 47वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2005 में किया गया था। इस परीक्षा का विषय सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ है और कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। इन 150 प्रश्नों का उत्तर का यथोचित व्याख्या के साथ 25-25 प्रश्नों का एक वीडियो यानी कि पहला वीडियो प्रश्न 1 से 25 तक का था, दूसरा वीडियो 26 से 50 तक का, तीसरा 51 से 75 तक का था और अब हम चौथा वीडियो बना रहे हैं जिसमें 76वां प्रश्न से 100वां प्रश्न तक को लिया जा रहा है। इस वीडियो में इस प्रश्नोत्तर को देखते हुए बीच बीच में आए समसामयिक व सामान्य अध्ययन अर्थात करेंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ व जीएस वाले तत्कालीन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही वर्तमान में बनने वाले संबंधित प्रश्नों का स्वव्याख्या उत्तर जानेंगे, जिससे कि बीपीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के स्वरूप अर्थात पैटर्न के अनुसार आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी युक्तिपूर्वक अर्थात स्ट्रैटेजिकली योजनाबद्ध तथा उपयोगी तरीके से कर सकेंगे। चूँकि तत्कालीन प्रश्नों का वर्तमान संदर्भ में बनने वाले प्रश्नों का भी इस वीडियो में स्वव्याख्या उत्तर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए यह वीडियो 25 मूल प्रश्नों के साथ अनेकानेक लगभग 50 से 100 प्रश्नोत्तर को हम जान सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाभान्वित हो सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी लाभार्थी इससे लाभ उठा सकें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का पहला और श्रृंखला का 76वां सवाल लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या फिर डी उज्जैन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आंसर सी तक्षशिला। आपको मालूम हो तक्षशिला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शुमार है। तक्षशिला, जिसे पाली में तक्षशिला कहते हैं, प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहीं के आचार्य हुआ करते थे और 405 ईस्वी में यहाँ फाहियान आया था। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77वां सवाल है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों अर्थात बेसिन्स के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक अर्थात रिज है ए लोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक, बी प्रशांत अंटार्कटिका कटक, ई डॉल्फिन चैलेंजर कटक या फिर डी मध्य महासागरीय कटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मध्य महासागरीय कटक। यहाँ बता दूं, समुद्री कटक प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा निर्मित समुद्र तल पर्वत प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। 78वां सवाल, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कॉमन बॉर्डर्स है ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, टर्की तथा जॉर्डन के साथ, सी लेबनान, टर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ या फिर लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। यहाँ आप मैप देखिए तो स्पष्ट पता चलता है कि यह ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, यानी कि इनका उभयनिष्ठ सीमाएं कॉमन बॉर्डर्स लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का 79वां सवाल है, भारत में
द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है। मालूम हो, द्वितीय क्रांति हरित क्रांति के बाद एक फॉलोअप प्रोग्राम था। इससे संबंधित कथन को देखते हैं। पहला कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और चौथा कथन है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 2 तथा 3, ऑप्शन सी है 2 तथा 4, या फिर ऑप्शन डी है 1 तथा 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 तथा 4। 2 तथा 4। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। हरित क्रांति का असर हमारे देश में कुछ गिने चुने प्रांतों में ही हुआ, तो इसका अन्य प्रांत में भी विस्तार हो सके, इसके लिए प्रयास किया गया। साथ ही साथ इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो द्वितीय क्रांति में इसे भी शामिल किया गया, उसको समाकलित करने का उद्देश्य रखा गया। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से था, जबकि श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। पीली क्रांति यानी कि येलो क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसल से संबंधित था। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन से संबंधित था। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित है, जबकि काली क्रांति कोयला उत्पादन तथा पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का था। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन से संबंधित था। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से था। सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी उत्पादन, विशेषकर सेब और शहद के उत्पादन से संबंधित था। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ था। जब जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, उस समय इंद्रधनुषी क्रांति को लाया गया। सदाबहार क्रांति देश के मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देने से संबंधित है। जबकि गोल क्रांति, जिसे राउंड रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, आलू के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का 80वां सवाल है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, यहाँ इस पर ध्यान देंगे। प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति अर्थात डिक्लाइनिंग ट्रेंड लक्षित हुआ है। ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति मतलब जिस मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता रहा उसमें कमी दर्ज की गई। ऑप्शन बी है, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ऑप्शन डी है, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। इस वीडियो का 81वां सवाल है, भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला कथन है, भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रेल एवं आभूषण का 17% योगदान है। कथन 2, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं।
कथन 3, लैटिन अमेरिका, उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य व्यापार प्रस्तुत करते हैं। और कथन 4, विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 1 तथा 2। कथन 1 है, भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रेल एवं आभूषण का 17% योगदान है। ये सही है। दूसरा कथन है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बिहार के रोपित कुल सोन एरिया क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। ऑप्शन बी, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ऑप्शन सी, नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। ऑप्शन डी है, नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। मतलब जितने क्षेत्रफल पर कृषि किया जाता है उसमें से 46% जो सोन एरिया है वे सिंचाई पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला कथन है, 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। दूसरा कथन है, वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। तीसरा कथन है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। और चौथा कथन है, 1991 की जनसंख्या के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, 1 तथा 4। एक है, 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। ये सही है। चौथा कथन है, 1991 की जनसंख्या ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 4 सही था। दूसरा, यहाँ मैं यह बता दूँ, पूरे दुनिया में जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ अर्थात 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2022 तक बढ़कर 8 अरब हो गई। भारत में यह दर 2% है। अगला प्रश्न, सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्र को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र है, जबकि सूची 2 में बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो सूची 1 पहले पढ़ देता हूँ। सूची ए में है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान। सूची 1 का बी, दक्षिण बिहार का मैदान। सी, छोटा नागपुर का पठार। डी, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। सूची 2 को अब मैं पढ़ता हूँ। पहला है 29.87%, दूसरा 23.71%, तीसरा 26.14% और चौथा है 20.28%। देखते हैं कौन सा इस सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। यह सुमेलित ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि कथन 1, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। कथन 2 है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी दर तीव्रतम है। कथन 3, बिहार के कृषि जलवायु
एग्रोक्लाइमेटिक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। और कथन 4 है, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दूसरा तथा चौथा। दूसरा है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी दर तीव्रतम है। और चौथा है, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। प्रश्न संख्या 86, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्राकृतिक आपदाएं, जबकि सूची 2 है प्रदेश। सूची 1 देख लीजिए, ए बाढ़, बी भूकंप, सी सूखा, डी चक्रवात। सूची 2 का पहला है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र यानी कि फुटहिल क्षेत्र। यहाँ यह जान लीजिए फुटहिल क्षेत्र क्या होता है। पहाड़ी क्षेत्र में जब आप नीचे उतरते हैं, सपोज कीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जब आप नीचे उतरते हैं, इन जगहों पर जब आते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये और ये सारे क्षेत्र फुटहिल क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र के निचले इलाके को फुटहिल क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तीसरा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। चौथा मध्य पूर्वी भारत। तो इसमें जो आपको सही लगता है पहले उस जोड़े को मिलाइए। बाढ़ के मामले में उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान आप अवगत हो गए, ये क्षेत्र फ्लड प्रोन एरिया है, ये सही होना चाहिए। अगला देखते हैं, चक्रवात के मामले में उड़ीसा का तटीय भाग बहुत ही साइक्लोन प्रोन एरिया है, तो ये डी का 2 होना चाहिए। और भूकंप के मामले में ये हिमालय का गिरिपद क्षेत्र जो होता है ये भूकंप प्रोन एरिया होता है। चौथा बच गया सूखा क्षेत्र के मामले में मध्य पूर्वी भारत। तो इस तरह से ये एक कूट बन रहा है। तीन एक चार दो, ऑप्शन बी 3-1-4-2 सही है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। कथन 1, बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। कथन 2, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। कथन 2, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत अर्थात वाटर लॉस्ड बनी रहती है। कथन 4, बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कथन सही है, उससे संबंधित ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 तथा 4, ऑप्शन बी 1 तथा 2, ऑप्शन सी 2 तथा 3, ऑप्शन डी 3 तथा 4। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 2 तथा 3। कथन 2, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। और तीसरा है, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत अर्थात वाटर लॉस बनी रहती है। ये 2 कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग मीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, जनसंख्या घनत्व है। यहाँ देखते हैं अवरोही क्रम में इसको देखना है, मतलब किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर बढ़ना है। ऑप्शन ए है दरभंगा समस्तीपुर सिवान सारण, ऑप्शन बी सिवान सारण दरभंगा समस्तीपुर, ऑप्शन सी सारण दरभंगा समस्तीपुर सिवान, या फिर ऑप्शन डी दरभंगा सारण सिवान समस्तीपुर। इसका सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी दरभंगा सारण सिवान समस्तीपुर। दरभंगा सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है, उसके बाद
उससे कम जनघनत्व वाला जिला है सारण, उससे कम सीवान। इस समूह में सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वह है समस्तीपुर। अगला है सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, बी राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, सी बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, डी प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी कि 3, 1, 4, 2। ए के लिए 3 बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। बी के लिए 1 है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। सी बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। और डी है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वह है दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ए कमला, सोन और बागमती, बी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, सी कर्मनासा, गंडक तथा घाघरा, डी उत्तर कोयल, अजय और पुनपुन। तो जो नक्शा आप देख पा रहे हैं बिहार का, उसमें आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि पश्चिम की ओर जो उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है उस सीमा में ये 3 नदी स्पष्ट दिख रही है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। यस, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। 92वां सवाल है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर का अंश ऑप्शन ए पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है या फिर ऑप्शन डी स्थिर रहता है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र होता है सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र। अगला सवाल है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 10, सी 12 या फिर डी 15। इसका सही जवाब है सी 12। अगला सवाल है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी उड़ीसा। अगला सवाल है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश या फिर डी चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। प्रश्न संख्या 96। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ए 4वीं, बी 5वीं, सी 6ठी या फिर 8वीं। ऑप्शन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इस श्रृंखला का अगला सवाल है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या फिर डी अनुच्छेद 22। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अगला सवाल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए BN गाडगिल, बी BKRB राव, सी PC महालनोबिस या फिर डी CN वकील। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी PC महालनोबिस। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी सांसदों को,
सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। इस वीडियो का 25वां तथा इस श्रृंखला का 100वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां या फिर डी 50वां। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and also share it with your friends. I need your support in this journey which I have started for ourselves. Jai Hind all of you.